Okay, so this video is not for the people or the students who are thinking that IELTS is a duck soup. IELTS is not that much easy as most of the people and most of the social media influencers are telling you, or they are just telling you that this is easy and you can apply these tips and that tricks, and by that you can get the band score. So if you're thinking that by applying those tips and tricks you can get the band score, this video is not for you. This video for the people or the students who are actually want to learn something deep. They would like to score high and they would like to learn all the things which require for getting higher band score in English. इस वीडियो को हम थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, जिससे आप सबको बेहतर जानकारी मिल सके IELTS रीडिंग की. So the video would be in English as well as in Hindi. Today we have taken the paragraph is Johnson's Dictionary, Cambridge book 5, passage 1, and this test is also 1. So we would start with the Johnson's Dictionary. और बीच बीच में I would tell you the tips and tricks also, that you can follow this tip and this trick and this kind of strategy. By that you can get the higher band score. So let's jump into Johnson's Dictionary. So जो सबसे पहली टिप है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, जो आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि आपको कभी भी पैराग्राफ डायरेक्टली रीड नहीं करना चाहिए. You start with the question first, and before question you should start with the instruction. क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे ट्रू लिखना है कि फॉल्स, या येस या नो लिखना है. कई बार क्या होता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन, दो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, तो आपका आंसर राइट होगा लेकिन वहां पे ट्रू लिखना होगा और आपने येस लिख लिया होगा तो भी आंसर गलत हो जाता है. सो ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. तो हम यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है, जिसमें आपको विच 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर जॉनसन्स डिक्शनरी, वो आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे A to H ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शंस है. उस ऑप्शंस में से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं और वो 1 to 3 का वो आंसर होंगे. फिर 4 to 7 में यहाँ पे 4 5 6 and 7 these are blanks, fill in the blanks kind of question है. और 8 to 13 ये है true, false and not given. So there may be a different kind of strategy to tackle a different kind of questions. What here we are going to do is we would start from the beginning, और मैं जैसे जैसे पैराग्राफ पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको आइडिया देता जाऊंगा कि भाई इसमें इस तरह से आप स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन फर्स्ट जो टिप है कि क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं. तो क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, आपको वो ही पार्ट पढ़ना है जो आपको याद रह सके. जैसे कि यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, इन 1764 डॉक्टर जॉनसन एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस अ डिक्शनरी. मीन्स 1764 जो है वो हमारा कीवर्ड हो सकता है. दैट डज नॉट मीन दैट आपको 1764 मिल गया तो आपको आंसर भी मिल जाएगा. हमको थोड़ा डीप वहां पे रीड करना पड़ेगा. तो स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. For the century before Johnson's dictionary was published in 1775, there had been concern about the state of the English language. There was no standard way of speaking or writing and no agreement as to the best way of bringing some order to the chaos of English spelling. Dr. Johnson provided the solution. So, यहाँ पे अगर मान लो कि आपने क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको क्लियर कट आइडिया आएगा कि द फर्स्ट 3 क्वेश्चन में जॉनसन्स डिक्शनरी के स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं वो पूछा है, और यहाँ पे 1764 से पैराग्राफ शुरू होता है. और यहाँ पे
द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लास लेड टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर डिक्शनरी, ऐसा लिखा है। तो कहीं पे भी ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके जो कीवर्ड है, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी बात कही गई है वो तीनों क्वेश्चन में से कहीं पे नहीं है। तो हम आगे लेट्स रीड दी सेकंड पैराग्राफ। अभी आइल्स रीडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, थोड़े बैंड अगर आपको ज़्यादा चाहिए, तो यू हैव टू रीड समवट फास्टर। अगर आप स्लो रीड करते हैं, बट अगर आप फास्ट रीड करते हैं और कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं, दो चीज़ें चाहिए, स्पीड भी चाहिए और कॉम्प्रिहेंशन भी चाहिए। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है लेकिन आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, तो इससे बेटर है कि आप थोड़ी कम स्पीड करके प्रॉपर समझिए, बराबर। There had, of course, been dictionaries in the past, the first of these being a little book of some 120 pages compiled by a certain Robert Cowdery, published in 1604 under the title A Table Alphabetical of Hard Usual English Words. Like the various dictionaries that came after it during the 17th century, Cowdery's tended to concentrate on scholarly words. One function of the dictionary was to enable its student to convey an impression of line learning. Now, अगर आपको क्वेश्चन थोड़े बहुत भी याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें भी ज़्यादा कुछ कीवर्ड्स है नहीं। तो हम अभी थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे, बराबर। बेटर वे, यहाँ आपकी स्क्रीन पे सारे के सारे इमेजेस आएंगे, वहाँ पे हाईलाइट भी किया होगा कि ये आंसर इसकी वजह से ये पर्टिकुलर आंसर आता है। बट बेटर वे टू डू दिस रीडिंग, यू गेट वन जॉनसन्स डिक्शनरी पैसेज, एंड जैसे जैसे वीडियो जाता है वैसे वैसे आप उसको अपने आप वहाँ बैठ के पढ़िए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो द थर्ड पैसेज, beyond the practical need to make order out of chaos, the rise of dictionary is associated with the rise of the English middle class, who were anxious to define and circumscribe the various words to conquer lexical as well as social and commercial. बराबर। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। कई बार सोशल मीडिया में या कई यूट्यूब चैनल्स में ऐसी टिप वो देते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर आप जो आइल्स के रीडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में या क्रोनोलॉजी में होता है, लेकिन ये बहुत ही खराब एडवाइस है। यहाँ पे हम क्लियरली हम प्रूफ दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस में नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो आपके फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 7 ये क्वेश्चन को छोड़ के डायरेक्टली 8 नंबर का जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है वो यहाँ पे आ गया है। तो अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन कुछ हिसाब से नहीं पढ़े होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप ये सारे के सारे पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे वो क्वेश्चन है नहीं, और फिर आप पैनिक कर जाओगे। इसमें आपकी फर्स्ट जो 10 मिनट है वो वेस्ट होगी और बाकी की 10 मिनट में आप पैनिक हो जाओगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेटर वे ये है कि ऐसे ये एडवाइस गलत चल रही है मार्केट में कि जो क्वेश्चंस होते हैं आइल्स रीडिंग के वो सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में होते हैं। ये आप देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है कि बियॉन्ड द प्रैक्टिकल नीड टू मेक ऑर्डर आउट ऑफ केयर्स, द राइज ऑफ डिक्शनरी इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ द इंग्लिश मिडिल क्लास। और 8th जो क्वेश्चन है वो क्या है, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लास लेड टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर डिक्शनरी। तो दोनों चीजें एक है। क्वेश्चन क्या है कि द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लास, जैसे कि मिडिल क्लास का इंपॉर्टेंस ज्यादा हुआ उसकी वजह से इंक्रीज डिमांड फॉर डिक्शनरीज। और पैसेज में क्या लिखा हुआ है कि द राइज ऑफ द डिक्शनरीज इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ एन इंग्लिश मिडिल क्लास। सो ये आंसर ट्रू है, बराबर। अगर आप मानो कि फर्स्ट जो 7 क्वेश्चन उसको ही ढूंढते रहोगे फर्स्ट 3 या 4 पैसेजेस में, तो वो तो आपको नहीं मिलेंगे और उस आपका जो टाइम जो वेस्ट होगा वो अलग से, बराबर। देन it is highly appropriate that Dr. Samuel Johnson, the very model of an 18th century literary man,
as famous in his own time as in ours, should have published his dictionary at the very beginning of the heyday of the middle class. बराबर. तो ये 9th वाला देखिए आप. Johnson has become more well known since his death. तो क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि जॉनसन जो है वो अपनी डेथ जब हुई थी उससे अभी वो ज्यादा फेमस है. और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पैसेज सॉरी, दैट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन द वेरी मॉडल ऑफ एन 18th सेंचुरी लिटरेरी मैन एज फेमस इन हिज ओन टाइम एज इन आवर्स. मतलब कि जॉनसन डिक्शनरी, जॉनसन जो सैमुअल जॉनसन थे वो अपने टाइम पे भी उतने ही फेमस थे और अभी भी उतने ही फेमस है. और यहाँ पे क्या लिखा है कि वो थोड़े ज्यादा फेमस हुए हैं, तो ये फॉल्स है. 9th नंबर क्वेश्चन इज फॉल्स. ओके. Johnson was a poet and critic who raised common sense to the heights of genius. His approach to the problems that had worried writers throughout the late 17th and early 18th centuries was intensely practical. Up until his time, the task of producing a dictionary on such a large scale had seemed impossible without the establishment of an academic to make decisions about right and wrong usage. Johnson decided he did not need an academy to settle arguments about the language. Okay, so ये पार्ट आप पढ़िए और फिर आप देखिए अगर 8th 9th ट्रू फॉल्स है बराबर और 10th का आंसर यहाँ पे ये 3 और 4 लाइन्स हमने पढ़ी वहां पे नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली ये नॉट गिवन, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है दैट जॉनसन हैड बीन प्लानिंग टू राइट अ डिक्शनरी फॉर सेवरल इयर्स. और उसके तुरंत बाद जो 11th वाला जो क्वेश्चन है, जॉनसन सेट अप एन एकेडमी टू हेल्प विद द राइटिंग ऑफ हिज डिक्शनरी, वो यहाँ पे मिल गया हमें. दैट जॉनसन डिसाइडेड ही डिड नॉट नीड एन एकेडमी टू सेटल आर्ग्यूमेंट्स अबाउट लैंग्वेज. तो पैसेज में क्या है, पैसेज में लिखा हुआ है कि जॉनसन डिड नॉट नीड एनी एकेडमी, और यहाँ पे लिखा है कि जॉनसन सेट अप एन एकेडमी टू हेल्प विद द राइटिंग ऑफ हिज डिक्शनरी. सो ये फॉल्स है. तो उससे पहले यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि जॉनसन हैड बीन प्लानिंग टू राइट अ डिक्शनरी फॉर सेवरल इयर्स. सो ऑब्वियसली जो 10th है 10वां क्वेश्चन वो है नॉट गिवन, और ये जॉनसन सेट अप एन एकेडमी टू हेल्प विद द राइटिंग ऑफ हिज डिक्शनरी है फॉल्स. तो देखिए कि यहाँ पे हमको जो थोड़ी देर बाद पहले भी हमने बात की कि ये बहुत ही रॉन्ग एडवाइस है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे के सारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ रहे हैं और ये जो पहले के 7 क्वेश्चन है वो अभी भी नहीं आए. इसका मतलब ये पूरा उल्टा किया हुआ है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आगे ले लिए हैं और जो फर्स्ट 1 to 7 क्वेश्चन है वो पीछे ले लिए हैं. ठीक है. तो Johnson set up an academy to help with the writing of his dictionary. Johnson only received payment for his dictionary on its completion. So he would write a dictionary himself and he would do it single-handed. Johnson signed the contract for the dictionary with the bookseller Robert Dozley at a breakfast held at the Golden Anchor Inn near Holborn Bar on 18 June 1764. He was to be paid 1575 pound in installments, and from this he took money to rent 17 God Square in which he set up his dictionary workshop. So यहाँ पे लिखा हुआ है कि he was to paid 1575 pound in installments, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉनसन ओनली रिसीव्ड पेमेंट फॉर हिज डिक्शनरी ऑन इट्स कंप्लीशन. मतलब कि पूरा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है. या क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जॉनसन को पेमेंट कब मिला, जब उसकी डिक्शनरी खत्म हुई, और पैसेज क्या बोल रहा है कि जॉनसन को जो पैसे थे वो इंस्टॉलमेंट में मिलने वाले, उसमें से पहला इंस्टॉलमेंट उसको मिल गया है और उसमें से उसने वहां पे अपना सेटअप लगा लिया है. ओके. नॉट ऑल ऑफ दिस असिस्टेंट सर्वाइव टू सी द publication of the dictionary. James Boswell, his biographer, described the garret where Johnson worked as fitted up like a counting house with a long desk running down the middle, at which
द कॉपिंग क्लर्क्स वुड वर्क स्टैंडिंग अप। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमको खाली जो भी क्वेश्चन है वहां पे वो ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पे है। तो इन 7064, तो इन 7064 यहाँ पे आ गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको 4, 5, 6 एंड 7 मिल सकते हैं। दैट डज नॉट मीन कि मिल जाएंगे, लेकिन मिल सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये भी देखना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, 12 में जॉनसन ओनली रिसीव्ड अ पेमेंट फॉर हिज डिक्शनरी ऑन इट्स कंप्लीशन, वो फॉल्स है, वो मिल गया। नॉट ऑल ऑफ हिज असिस्टेंट सर्वाइव टू सी द पब्लिकेशन ऑफ द डिक्शनरी, वो अभी बाकी है। तो देखिए अभी आप ही सोचिए कि ये जो भी कहते हैं कि सारे के सारे कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस में आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली हमारी टिप्स ले लीजिए, तो वो तो सीधी सी बात है कि वो स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही मतलब कि उल्लू ही बना रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए आप, in 1764 Dr. Johnson accepted the contract to produce a dictionary. Having rented a garret, he took on a number of blank who stood at a long central desk. So यहाँ पे 1764 में यहाँ पे शुरू हुआ है। फिर जेम्स बॉसवेल उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोलते हैं कि वो ये where Johnson worked as fitted up like a counting house with a long desk running down the middle at which copying clerks was work standing up. कॉपिंग क्लर्क है, वहां पे वो उनको हायर करता है और वो वहां पे स्टैंडिंग अप पोजीशन में वो लिखने का काम करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ही टूक ऑन अ नंबर ऑफ ब्लैंक हु स्टूड एट अ लॉन्ग सेंट्रल डेस्क। तो बीच में कॉपिंग क्लर्क, ये अभी तक क्या चल रहा था, 8, 9, 10, 11 और 12 आ गए और बीच में ये 4th वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ कहाँ पे सीक्वेंस है। सो ये सोचना पड़ेगा कि जैसे बता रहे हैं, आपको थोड़ा डीप नॉलेज, थोड़ी रीडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन सही करना पड़ेगा, वोकैबुलरी आपको थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो उससे आपका रीडिंग स्कोर बेटर होगा, नहीं कि ये सारी फालतू की टिप्स लेके। ठीक है, तो यहाँ पे 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कॉपिंग क्लर्क्स। देन Johnson himself was stationed on a rickety chair at an old crazy deal table surrounded by a chaos of borrowed books. He was also helped by 6 assistants, 2 of whom died whilst the dictionary was still in preparation. देखिए ये हमें 13 नंबर का क्वेश्चन मिला है। तो देखो बीच में 4th नंबर का क्वेश्चन आ गए और अभी ये 13 आ रहा है ना। सो नॉट ऑल ऑफ हिज असिस्टेंट सर्वाइव्ड टू सी द पब्लिकेशन ऑफ द डिक्शनरी। तो क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है कि जो जितने भी असिस्टेंट थे उसमें से सारे के सारे सर्वाइव नहीं कर पाए जब तक कि डिक्शनरी पब्लिश हुई। और यहाँ पे क्या लिखा है, ही वॉज हेल्प बाय 6 असिस्टेंट, 2 ऑफ whom died whilst the dictionary was still in preparation. जब तक डिक्शनरी प्रिपरेशन में थी तब तक जो भी वो कॉपिंग क्लर्क थे उसमें से 2 असिस्टेंट जो थे उसमें से 2 वो डायर हो चुके थे, मतलब मर चुके थे, है ना। तो ये आंसर भी आएगा ट्रू, है ना। देन the work was immense, filling about 80 large notebooks, and without a library to hand, Johnson wrote the definition of over 40,000 words. तो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो सारे खत्म हो गए। दैट मीन्स कि अभी हमको इस पे 4, 5, 6, 7 और 1, 2, 3 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये हम फिर से पढ़ लेते हैं, है ना। Which 3 of the following statements are true of, ये आपको बीच बीच में करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही सीक्वेंस में चले कि भाई नहीं पहला क्वेश्चन तो पहले पैराग्राफ में आएगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पैराग्राफ में आएगा, तीसरा क्वेश्चन तीसरे पैराग्राफ में आएगा, चौथा क्वेश्चन चौथे, तो ऐसा नहीं होगा। ये बीच बीच में आपको देखते रहना पड़ेगा कि अगर मैं कोई नया पैसेज चालू कर रहा हूं तो वो पैसेज का जो कीवर्ड है वो यहाँ पे है कि नहीं, वो आपको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि which 3 of the following statements are true of Johnson's dictionary। और यहाँ पे क्या है कि जॉनसन डिड नॉट हैव अ ब्लैंक अवेलेबल टू हिम। यहाँ पे क्या लिखा है ये ब्लैंक में, एंड विदाउट लाइब्रेरी टू हैंड, मतलब कि उसके पास लाइब्रेरी नहीं थी। ये जो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है दैट इट वाज नॉट अवेलेबल टू हिम, ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है दैट जॉनसन विदाउट अ लाइब्रेरी ही हैड टू वर्क विदाउट लाइब्रेरी।
और यहाँ पे क्या लिखा है, जॉनसन डिड नॉट हैव अ ब्लैंक अवेलेबल टू हिम, सो डेफिनेटली द आंसर इज लाइब्रेरी। ओके, देन हाँ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं से उनको ये एडवाइस मिली है या फिर वो डायरेक्टली ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये 5th क्वेश्चन आया है, फिर ये 6th क्वेश्चन थोड़ा दूर है, तो मैं क्या करूंगा, जो बीच का जो कंटेंट है उसको स्किप कर दूंगा और डायरेक्टली 6 नंबर पे चला जाऊंगा। तो ऐसे आपको आंसर नहीं मिलेंगे। आपको कभी भी कोई भी कंटेंट स्किप नहीं करना है। आप चाहे तो उसे थोड़ा फास्ट पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़िए उसको, लेकिन वरना क्या होगा कि जो आपका आंसर पहले रह जाएगा और आप डायरेक्ट कूद के वो कीवर्ड पे आ जाएंगे और आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, but eventually you produce definition of excess 40,000 word written down in 80 large books, notebooks. On publication, the dictionary was immediately hailed in many European countries as a landmark. According to his biographer James Boswell, Johnson's principal achievement was to bring blank to the English language. Now हम passage पढ़ते हैं. So Johnson wrote the definition of over 40,000 words and illustrated their many meaning with some 14,000 quotations drawn from English writing on every subject. From the Elizabeth to his own time, he did not expect to achieve complete originality. Working to a deadline. Okay, working to a deadline. देखिए ये थर्ड नंबर का जो 1 2 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज अ टाइम लिमिट फॉर इट्स कंप्लीशन। ओके, एंड यहाँ पे लिखा है वर्किंग टू अ डेडलाइन, ही हैड टू ड्रॉ ऑन द बेस्ड ऑफ ऑल प्रीवियस डिक्शनरी। सो एक तो क्लियर हो गया, ई आंसर आएगा 1 1 2 3 में। ओके, देन he did not expect to achieve complete originality. He did not expect to achieve complete originality. So he focused on mainly on language from contemporary text. और इससे एक बेटर वे है, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर पे जंप करोगे तो आंसर रॉन्ग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको जो गलत ऑप्शन है उनको निकाल देना है। अगर आप ये कर पाएंगे, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और आपने 2 ऑप्शन निकाल दिए, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जो आंसर जो है सही करने की वो बढ़ जाएगी, 50% हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्रॉम द एलिजाबेथ टू हिज ओन टाइम ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू अचीव कंप्लीट ओरिजिनलिटी वर्किंग टू अ डेडलाइन। तो एक तो आंसर आ गया हमारा। ही हैड टू ड्रॉ ऑन द बेस्ड ऑफ ऑल प्रीवियस डिक्शनरी, ही हैड टू ड्रॉ ऑन द बेस्ड ऑफ ऑल प्रीवियस डिक्शनरी। तो वो जो प्रीवियस डिक्शनरी थी उसमें से वो बेस्ट ड्रॉ करना चाहता, मतलब लेना चाहता था। तो यहाँ पे एक है इट अवॉइडेड ऑल स्कॉलरी वर्ड्स, मतलब ए, तो वो तो निकल ही जाएगा। इट वॉज द ओनली इंग्लिश डिक्शनरी इन जनरल यूज फॉर 200 ईयर्स, वो भी निकल जाएगा क्योंकि वो कहीं पे मेंशन नहीं है। इट वॉज फेमस बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, और हमने पहले ही पढ़ लिया है कि वो उसके पास खाली 3 या 4 क्लर्क्स थे और वो खुद सैमुअल जॉनसन खुद था, तो उसके पास बहुत सारे लोग नहीं थे। तो मतलब कि ए बी सी वो तो वैसे ही निकल रहे हैं। तो ए बी सी अगर निकल गए तो हमारे पास डी ई एफ जी एच है, उसमें से हमको 5 में से हमको 3 चूज करने हैं। ओके, देन dictionaries and to make his work one of the heroics. In fact, it was very much more unlike his predecessor. Johnson treated English very practically as a living language. जो उसके प्रीडिसेस थे उससे बेहतर उसने क्या किया था जॉनसन ने कि इंग्लिश को एज अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज ट्रीट किया था। तो यहाँ पे ये इग्नोर, हाँ, यस, इट टुक इनटू अकाउंट सटलिटीज ऑफ मीनिंग। ओके, तो सटल मीन्स जो पर्दे के पीछे है वो मीनिंग, मतलब कि जो मेन मीनिंग है उससे जो पीछे मीनिंग है सटल, मतलब कि जो अनकवर्ड है, सॉरी कवर्ड है, उसको सटल बोलते हैं। तो उसने वो मीनिंग पहले लिए थे, है ना। तो जी आंसर हो सकता है ना। एंड विद मेनी डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग ही अडॉप्टेड हिज डेफिनेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। ही अडॉप्टेड हिज डेफिनेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। तो ये जो है आपका आ जाएगा इट फोकस मेनली ऑन लैंग्वेज फ्रॉम कॉन्टेम्पररी टेक्स्ट। देखिए इसमें क्या है कि ये जो 13 क्वेश्चन होते हैं, मान लो कि आपके 40 क्वेश्चन है पैसेज 1, पैसेज 2 और पैसेज 3 में,
तो जो अगर आपके 13 क्वेश्चन है पहले पैसेज में, तो उसमें से 10 या 11 या कई बार 9 ऐसे होंगे जो इजी होंगे, और 2 या 3 वो थोड़े मतलब कि वो टफ रहते हैं, डिफिकल्ट रहते हैं। स्टूडेंट्स क्या भूल करते हैं, स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है कि वो एक ही आंसर में खो जाते हैं, कि अगर उनको ये पहला मानो कि नहीं मिला, तो वो जो पैराग्राफ होता है, वो पैसेज होता है, बार बार पढ़ते रहते हैं, उसमें 10 मिनट वेस्ट हो जाती है, और फिर 10 मिनट के बाद वो पैनिक हो जाते हैं और फिर उनको कुछ नहीं मिलता है। सो द एडवाइस इज कि 2 या 3 तो ऐसे डिफिकल्ट रहने वाले, जैसे कि ये आपको तुरंत नहीं मिलेगा और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसा हो सकता है। तो बेटर वे है कि आप जो एलिमिनेट हो सकता है, जितना भी मतलब कि आप निकाल सकते हो निकालो, 3-4 ऑप्शन बचेंगे और 4 या 5, उसमें से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप वहां से थोड़ा हटके जो क्वेश्चन इजी है उसको पहले अटेम्प्ट कर ले, और फिर जो टाइम बचेगा उसमें आप जो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये DEG इसके आंसर है। देन अभी हमारे पास दो आंसर बचे, 6 और 7, है ना। तो उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे क्लास में बहुत बार सॉल्व हो चुका है, तो डायरेक्टली हम वो कीवर्ड पे पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको तो पूरा पढ़ना ही है बराबर, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कीवर्ड पे ले जा रहा हूं। यहाँ पे लास्ट टू लास्ट जो है पैराग्राफ, वहां पे लिखा है, इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, एन अचीवमेंट which in James Boswell words conferred stability on the language of his country. Now ये क्वेश्चन जो 6 है, जॉनसन प्रिंसिपल अचीवमेंट वाज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द इंग्लिश लैंग्वेज, वो थोड़ा टफ है, वो डिफिकल्ट है, वो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है, आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपकी जो रीडिंग स्पीड है, उसको आपको थोड़ा अप ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला है, as a reward for his hard work, he was granted a blank by the king. He was granted here, his friends were able to prevail upon King George III to offer him a pension. So ये पेंशन है, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो पेंशन जो 7 नंबर का क्वेश्चन है और 5th नंबर का क्वेश्चन और 4th नंबर का क्वेश्चन, वो आपको इजीली मिल गया। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्टी मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या भूल करते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं कि जो 6 वाला क्वेश्चन है उसमें ज्यादा खो जाते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको मैक्सिमम 1.5 मिनट मीन्स 90 मिनट्स आपको स्पेंड करनी है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, उससे ज्यादा आप किसी भी क्वेश्चन को मत दीजिए। क्योंकि अगर 13 क्वेश्चन है तो उसमें से 9 या 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इजीली मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। अगर आप उन 4 के पीछे भागोगे तो डेफिनेटली आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और अल्टीमेटली पैनिक कर जाओगे, और फिर जो रिजल्ट निकलना होगा वो नहीं निकलेगा। सो हियर वी एंड दिस जॉनसन्स डिक्शनरी, और ज्यादा इस तरह के जो पैसेजेस है वो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ऐसा लगभग मेरी जानकारी में कोई नहीं है जो ये डायरेक्ट पैसेज सॉल्व कर रहा है। सो इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, it is a new kind of a thing that we are providing to the students. So definitely आपके फीडबैक हमें चाहिए। इसमें कुछ चेंजेस करना है कि पूरा इंग्लिश में करना है कि पूरा हिंदी में करना है, तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं से उनको ये एडवाइस मिली है या फिर वो डायरेक्टली ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये 5th क्वेश्चन आया है, फिर ये 6th क्वेश्चन थोड़ा दूर है, तो मैं क्या करूंगा, जो बीच का जो कंटेंट है उसको स्किप कर दूंगा और डायरेक्टली 6 नंबर पे चला जाऊंगा। तो ऐसे आपको आंसर नहीं मिलेंगे। आपको कभी भी कोई भी कंटेंट स्किप नहीं करना है। आप चाहे तो उसे थोड़ा फास्ट पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़िए उसको, वरना क्या होगा कि जो आपका आंसर पहले रह जाएगा और आप डायरेक्ट कूद के वो कीवर्ड पे आ जाएंगे और आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बट इवेंचुअली यू प्रोड्यूस डेफिनेशन ऑफ एक्सेस 40,000 वर्ड रिटन डाउन इन 80 लार्ज बुक्स notebooks. On publication, the dictionary was immediately hailed in many European countries as a landmark. According to his biographer James Boswell, Johnson's principal achievement was to bring blank to the English language. Now हम पैसेज पढ़ते हैं। So Johnson wrote the definition of over 40,000 words and illustrated their many meaning with some
14,000 quotation drawn from English writing on every subject. From the Elizabeth to his own time, he did not expect to achieve complete originality. Working to a deadline. Okay, working to a deadline. देखिए ये थर्ड नंबर का जो 1 2 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज अ टाइम लिमिट फॉर इट्स कंप्लीशन. ओके, एंड यहाँ पे लिखा है वर्किंग टू अ डेडलाइन, ही हैड टू ड्रॉ ऑन द बेस्ड ऑफ ऑल प्रीवियस डिक्शनरी. सो एक तो क्लियर हो गया, ई आंसर आएगा 1 1 2 3 में. ओके, देन he did not expect to achieve complete originality. He did not expect to achieve complete originality. So he focused on mainly on language from contemporary text. और इससे एक बेटर वे है, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर पे जंप करोगे तो आंसर रॉन्ग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको जो गलत ऑप्शन है उनको निकाल देना है. अगर आप ये कर पाएंगे, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और आपने 2 ऑप्शन निकाल दिए तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जो आंसर जो है सही करने की वो बढ़ जाएगी, 50% हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्रॉम द एलिजाबेथ टू हिज ओन टाइम ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू अचीव कंप्लीट ओरिजिनलिटी वर्किंग टू अ डेडलाइन. तो एक तो आंसर आ गया हमारा. ही हैड टू ड्रॉ ऑन द बेस्ड ऑफ ऑल प्रीवियस डिक्शनरी. ही हैड टू ड्रॉ ऑन द बेस्ड ऑफ ऑल प्रीवियस डिक्शनरी. तो वो जो प्रीवियस डिक्शनरी थी उसमें से वो बेस्ट ड्रॉ करना चाहता, मतलब लेना चाहता था. तो यहाँ पे एक है इट अवॉइडेड ऑल स्कॉलरी वर्ड्स, मतलब ए, तो वो तो निकल ही जाएगा. इट वॉज द ओनली इंग्लिश डिक्शनरी इन जनरल यूज फॉर 200 ईयर्स, वो भी निकल जाएगा क्योंकि वो कहीं पे मेंशन नहीं है. इट वॉज फेमस बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, और हमने पहले ही पढ़ लिया है कि वो उसके पास खाली 3 या 4 क्लर्क्स थे और वो खुद सैमुअल जॉनसन खुद था, तो उसके पास बहुत सारे लोग नहीं थे. तो मतलब कि ए बी सी वो तो वैसे ही निकल रहे हैं. तो ए बी सी अगर निकल गए तो हमारे पास डी ई एफ जी एच है, उसमें से हमको 5 में से हमको 3 चूज करने हैं. ओके, देन dictionaries and to make his work one of the heroics. In fact, it was very much more unlike his predecessor. Johnson treated English very practically as a living language. जो उसके प्रीडिसेस थे उससे बेहतर उसने क्या किया था जॉनसन ने कि इंग्लिश को एज अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज ट्रीट किया था. तो यहाँ पे ये इग्नोर, हाँ, यस, इट टुक इनटू अकाउंट सटलिटीज ऑफ मीनिंग. ओके, तो सटल मीन्स जो पर्दे के पीछे है वो मीनिंग, मतलब कि जो मेन मीनिंग है उससे जो पीछे मीनिंग है सटल, मतलब कि जो अनकवर्ड है, सॉरी कवर्ड है, उसको सटल बोलते हैं. तो उसने वो मीनिंग पहले लिए थे, है ना. तो जी आंसर हो सकता है ना. एंड विद मेनी डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग ही अडॉप्टेड हिज डेफिनेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ. ही अडॉप्टेड हिज डेफिनेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ. तो ये जो है आपका आ जाएगा इट फोकस मेनली ऑन लैंग्वेज फ्रॉम कॉन्टेम्पररी टेक्स्ट. देखिए इसमें क्या है कि ये जो 13 क्वेश्चन होते हैं, मान लो कि आपके 40 क्वेश्चन है पैसेज 1, पैसेज 2 और पैसेज 3 में, तो जो अगर आपके 13 क्वेश्चन है पहले पैसेज में, तो उसमें से 10 या 11 या कई बार 9 ऐसे होंगे जो इजी होंगे, और 2 या 3 वो थोड़े मतलब कि वो टफ रहते हैं, डिफिकल्ट रहते हैं. स्टूडेंट्स क्या भूल करते हैं, स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है कि वो एक ही आंसर में खो जाते हैं, कि अगर उनको ये पहला मानो कि नहीं मिला तो वो जो पैराग्राफ होता है, वो पैसेज होता है, बार बार पढ़ते रहते हैं, उसमें 10 मिनट वेस्ट हो जाती है, और फिर 10 मिनट के बाद वो पैनिक हो जाते हैं और फिर उनको कुछ नहीं मिलता है. सो द एडवाइस इज कि 2 या 3 तो ऐसे डिफिकल्ट रहने वाले, जैसे कि ये आपको तुरंत नहीं मिलेगा और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसा हो सकता है. तो बेटर वे है कि आप जो एलिमिनेट हो सकता है, जितना भी मतलब कि आप निकाल सकते हो निकालो. 3-4 ऑप्शन बचेंगे और 4 या 5, उसमें से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं. और अगर आपको लग रहा है कि भी यहाँ पे आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप वहां से थोड़ा हटके जो क्वेश्चन इजी है उसको पहले अटेम्प्ट कर ले, और फिर जो टाइम बचेगा उसमें आप जो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना. तो ये DEG इसके आंसर है. देन अभी हमारे पास दो आंसर बचे, 6 और 7, है ना.
तो उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे क्लास में बहुत बार सॉल्व हो चुका है। तो डायरेक्टली हम वो कीवर्ड पे पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको तो पूरा पढ़ना ही है बराबर, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कीवर्ड पे ले जा रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट टू लास्ट जो है पैराग्राफ, वहां पे लिखा है इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, एन अचीवमेंट विच इन जेम्स बॉसवेल वर्ड्स कन्फर्ड स्टेबिलिटी ऑन द लैंग्वेज ऑफ हिज कंट्री। नाउ ये क्वेश्चन जो 6 है, जॉनसन प्रिंसिपल अचीवमेंट वाज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द इंग्लिश लैंग्वेज, वो थोड़ा टफ है, वो डिफिकल्ट है, वो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है, आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपकी जो रीडिंग स्पीड है, उसको आपको थोड़ा अप ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला है, एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज हार्ड वर्क ही वॉज ग्रांटेड a blank by the king. He was granted here. His friends were able to prevail upon King George III to offer him a pension. So ये पेंशन है तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो पेंशन जो 7 नंबर का क्वेश्चन है और 5th नंबर का क्वेश्चन और 4th नंबर का क्वेश्चन, वो आपको इजीली मिल गया। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्टी मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या भूल करते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं कि जो 6 वाला क्वेश्चन है उसमें ज्यादा खो जाते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको मैक्सिमम 1.5 मिनट मीन्स 90 मिनट्स आपको स्पेंड करनी है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, उससे ज्यादा आप किसी भी क्वेश्चन को मत दीजिए। क्योंकि अगर 13 क्वेश्चन है तो उसमें से 9 या 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इजीली मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। अगर आप उन 4 के पीछे भागोगे तो डेफिनेटली आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और अल्टीमेटली पैनिक कर जाओगे और फिर जो रिजल्ट निकलना होगा वो नहीं निकलेगा। सो हियर वी एंड दिस जॉनसन्स डिक्शनरी। और ज्यादा इस तरह के जो पैसेजेस है वो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ऐसा लगभग मेरी जानकारी में कोई नहीं है जो ये डायरेक्ट पैसेज सॉल्व कर रहा है। सो इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इट इज अ न्यू काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स। सो डेफिनेटली आपके फीडबैक हमें चाहिए। इसमें कुछ चेंजेस करना है कि पूरा इंग्लिश में करना है कि पूरा हिंदी में करना है, तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।